गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माँ लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण इसको द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत लघु पंचांग का यह बृहत रूप है। और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग। पहला भाग पंचांग मुहूर्त ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग मुहूर्त के को लेकर हम इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके लिए नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग तारा बलम। जी हाँ, सितारे, तारा बलम इसका नाम है, सितारे इसमें करते काम है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में आज गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार विभिन्न नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज का दिन कैसा रहे। इसके साथ ही ताराबलम का मुख्य सिद्धांत नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार हम पूरे जीवन काल में ग्रहों की शुभता अशुभता को जानकर दशा अंतर्दशा का फल जब पूर्व में जान सकते हैं। साथ ही साथ नक्षत्र विभिन्न ग्रहों में जन्म कुंडली में विभिन्न ग्रह जहाँ बैठे हैं उनसे हम कैसे अच्छे फल प्राप्त करें, यह नवतारा चक्र पद्धति से जान सकते हैं। विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक, चाहे वो घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार हो, समाज का हो, संसार का हो, कार्यस्थल का हो, व्यवसाय स्थल का हो, वह हमारे लिए कितना शुभकारी या कितने हमारे लिए बाधक होंगे, ये सभी हम पूर्ववत जान सकते हैं। काफी उपयोगी है, विशेष चर्चा प्रस्तुति में। तीसरा भाग चंद्रबलम इसका नाम है। राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, ये चंद्रमा जिस राशि पर भ्रमण कर रहे हैं और विभिन्न राशि के लोगों के लिए आज कैसा दिन रहने की संभावना। चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का मूल ज्योतिष, कोई भी शुभ और अशुभ कार्य दर्शाता है। कोई भी कार्य हम करते हैं उसमें शुभता चाहते हैं और चौघड़िया हमें मार्गदर्शक का काम करता है। यह बताता है कौन सी अवधि शुभ होगी, कौन सी अशुभ। और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में हमने अलग अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है, आप देख सकते हैं विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। पांचवा भाग अंकों का चमत्कार। हम जब जन्म लेते हैं तो सांस, हमारी जिस प्रकार सांस की प्रक्रिया चलती है उसी प्रकार अंक निरंतर कार्य करते रहते हैं। जी हाँ, अंक निरंतर कार्य करते रहते हैं और ये अंक अंक जो कार्य करते हैं सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक। आवश्यकता है हमें अंकों को पहचानने का, उन्हें समझने का, उन्हें उन्हें जानने का और अंकों को उनके अनुरूप सकारात्मकता और नकारात्मकता को पहचानते हुए उनका उपयोग करते हैं। जी हाँ, सकारात्मक अंकों को का अधिक उपयोग, नकारात्मक अंकों से दूरी, इस से हम अपने जीवन में शुभता ला सकते हैं। अंक निरंतर कार्य करते रहते हैं और इतना ही नहीं, अंक बोलते भी हैं। किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के संदर्भ में अंक क्या बोल, यह भी इसी प्रस्तुति, तो कहीं जाइएगा नहीं। यह सारी प्रस्तुतियां हमने संकलित करके आपके लिए एक जगह एकत्रित करके हम लाए हैं ताकि आपके लिए उपयोगी हो सके। आप इसे देखें, इसे समझने का प्रयास करें और इसका उपयोग करें। और इसके लिए कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। यदि हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा लें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। विद्या बांटने का है, साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा सुरक्षों के संग ताकि उनके जीवन में भी सुविधा आ सके, वे भी सही ढंग से इन 5 अंगों का, पंचांग प्रस्तुति के 5 भागों का सही ढंग से उपयोग करके जीवन में सुविधा ला सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचांग के 5 अंग से ही चर्चा आरंभ करते हैं। पंचांग के 5 अंग हमें विभिन्न रूप से सुविधा देते हैं। जी हाँ, ये हमारे लिए काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण होते हैं। पंचांग के 5 अंग तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक, कार्यों में सफलता, कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए इनकी शुभता प्राप्त करनी है तो हमें इन्हें स्मरण प्रतिदिन करना चाहिए और स्मरण करने का
उत्तम माध्यम यह श्लोक है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। इसका प्रतिदिन प्रातः उठते ही जितनी बार स्मरण कर सके स्मरण करें। साथ ही साथ जो पुराणों में लिखा है पंचांग का श्रवण, इस श्रवण से गंगा स्नान को लाभ होता है। गंगा का तात्पर्य यहाँ हमारे शरीर के जलीय तत्व, जन्म कुंडली की जलीय राशियां, जलीय राशियों में बैठे ग्रह, जलीय राशि के स्वामी, ये सभी शुभ रूप से प्रभावित होते हैं। इसलिए पंचांग का स्मरण के साथ साथ श्रवण करना चाहिए। और इसकी पंचांग की महत्ता और उपयोगिता यही समाप्त नहीं हो जाती। पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। यह प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की उपयोगिता, पंचांग की महत्ता, पंचांग के जीवन में भूमिका को देखते हुए आइए हम सब पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके करें और अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। और साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और सुरक्षों के साथ, ताकि वे भी पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके जीवन में सुखता बनाए। और प्रस्तुति के आगे बढ़ने के क्रम में श्री राम का नाम उच्चारण करते करते चलते हैं, ताकि और जहां श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। जय भाई हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग। आज का दिनांक 12 जून 2026, देश पक्ष शुक्ल पक्ष कृष्ण और अधिक मास का ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, शाका संवत 1948 पारा भाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी, कलयुग का 5127वां वर्ष, सूर्योदय 4:58 पर, सूर्यास्त 6:41, सनराइज एट 4:58 am, सनसेट एट 6:41 pm। सूर्योदय की स्थिति पूर्व उत्तरायण, मध्याह्न दिन के 11:49 पर, और चंद्रोदय चंद्रोदय 2:44 देर रात्रि, और चंद्रस अपराह्न 3:44। आज का दिशा शुभ पश्चिम है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो जौ खाकर या दूध पीकर, दूध का सेवन करके यात्रा में सूख डाला। पंचांग के पांचों अंग या इस प्रकार, पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार: वार शुक्रवार, तिथि रात्रि के 7:36 तक द्वादशी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद त्रयोदशी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। आज आज परम एकादशी का पारण व्रत है, जिस पर चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। नक्षत्र प्रातः 6:28 तक अश्विनी, उसके बाद भरणी। इतिहास नक्षत्र 3 भागों। आज नक्षत्र 3 भागों में, प्रातः 6:28 तक अश्विनी, उसके बाद कल भोर में 4:05 तक भरनी, और तत्पश्चात कृतिका। और आज का नक्षत्र पद, दिन का आरंभ सूर्य के चौथे पद से होता है, जो प्रातः 6:28 तक। भरनी का उसके बाद आरंभ होता है भरनी नक्षत्र का पहला पद, दिन के 11:55 तक। दूसरा पद अपराह्न 5:30 तक। तीसरा पद रात्रि के 10:44 तक। चौथा पद कल भोर में 4:05 तक। और फिर आरंभ होता है भरनी नक्षत्र का पहला पद, यानी कल का सूर्योदय भरनी के कृतिका नक्षत्र का पहले पद में आरंभ होगा। योग रात्रि के 9:36 तक अतिगंड, उसके बाद सुकर्मा। करण प्रातः 9:10 तक कौलव, तत्पश्चात रात्रि के 7:36 तैतिल, और फिर कर। ये रहे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। भोलेनाथ का वास कहाँ है और इसकी सूरता कैसे। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज जब तक द्वादशी तिथि है, भोलेनाथ नंदी पर सवार हैं। अब इस तिथि के लिए काफी उपयोगी है। और तत्पश्चात कृष्ण पक्ष का त्रयोदशी तिथि आने पर वे भोजन पर जाते हैं, क्योंकि सुनता नहीं। इसलिए आज रात्रि के 7:36 तक
रुद्राभिषेक आदि के लिए काफी उपयोगी। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व कुछ गीता की ये पंक्तियां। हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी कर्म हमारे हाथ में है, फल पर नहीं। इसलिए जिम्मेदारी के साथ कर्म करते हुए अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। जी हाँ, अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को हम सफलतापूर्वक और खुशी खुशी पार कर सकते हैं। तो चलिए आइए महत्वपूर्ण मुहूर्त की तरफ चलते हैं। मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:22 से 12:17 दिन तक, अमृतकाल देर रात्रि 11:46 से 1:12 देर रात्रि तक, सर्वात सिद्धि योग प्रातः 4:58 से 6:28 प्रातः तक, विजय मुहूर्त अपराह 2:07 से 3:01 अपराह तक, गोधूली विलय संध्या 6:40 से 7 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:29 से मध्य रात्रि 0:10 तक। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ जब तक साधना संख्या मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करता है। अशुभ मुहूर्त में राहु काल आज के दिन में 10:07 से 11:49 दिन तक, गुलिक काल प्रातः 6:41 से 8:24 तक, यमगंड अपराह 3:15 से 4:58 अपराह तक, और वर्ज मुहूर्त अपराह 3:07 से 4:33 अपराह तक, गंडमूल प्रातः 4:58 से 6:28 प्रातः तक। आज पंचक नहीं है। यहाँ जो पंचक की स्थिति शुभ है, ये त्रुटि है, इसके लिए क्षमा प्राप्त। अब हम आपको ले चलते हैं ग्रहों के आकाशीय स्थिति की तरफ। हाँ, आपको बता दें, आज कल परम एकादशी व्रत था, और अधिक मास में जब यह 4 साल पर ये होता है, प्रत्येक चौथे साल में होता है, और जब भी अधिक मास होता है उसके उसके कृष्ण पक्ष की एकादशी को परम एकादशी कहते हैं। जी हाँ, आज पारण प्रातः 4:58 से प्रातः 7:43। इसके साथ ही ग्रहों के आकाशीय स्थिति की ओर चलते हैं। आज चंद्र सूर्य देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं 15 जून को, इसलिए ये वृद्धावस्था में है। बृहस्पति देव और शुक्र देव राशि परिवर्तन कर चुके हैं, बाल्यावस्था में है। ग्रह राशि के अनुसार ग्रहों की आकाशीय स्थिति में मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सब राशि में 2 ग्रह, और अपनी राशि में 2 ग्रह हैं। और इस प्रकार चंद्रमा की राशि में 2 ग्रह, मंगल की राशि में 2 ग्रह, और शेष ग्रहों की राशियों में 1-1 ग्रह। नक्षत्रों के अनुसार ग्रहों की स्थिति में मित्र नक्षत्र ग्रह के नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु ग्रह के नक्षत्र में 1 ग्रह, सम ग्रह के नक्षत्र में 2 ग्रह, और अपने ही नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, और वे हैं बृहस्पति देव, राहु देव और केतु देव। बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, केतु देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में 1-1 ग्रह है। अगला राशि परिवर्तन सूर्य देव का 15 जून को है। जी हाँ, और आपके समक्ष ग्रहों की स्थिति। जी हाँ, आपके समक्ष अन्य ग्रह, आज कोई किसी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है, और आपके समक्ष ग्रहों का महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन और साथ साथ वक्रत्व की साथी आपके समक्ष प्रस्तुत। हम आपको ले आए हैं, जी हाँ, ताराबलम। ताराबलम ताराबलम इसमें सितारे करते काम है। नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, यह हम जानते हैं। ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है, वह नक्षत्र हमें बताता है चंद्र चंद्रमास किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है, वह नक्षत्र हमें बताता है कि यह नक्षत्र में हमारा नक्षत्र बताता है हमारा जन्म नक्षत्र कौन सा है। इसमें से अपने जन्म नक्षत्र को चिन्हित करते हैं, हॉरिजॉन्टली से उसमें बढ़ते हैं, और जहां वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनें मिलती है, वही आज का फल होता है। कुल 9 तरह के परिणाम हो सकते हैं। यदि आज का तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र आदि मित्र में हो तो शुभता की तरफ संकेत देता है। वही आज का तारा यदि जन्म, सब विपत और जन्म विपत प्रत्यरी और नैधन्य में हो तो अशुभता की तरफ इशारा करता है। शुभता की तरफ जब भी संकेत तारे करते हैं तो दैनिक कार्यों के अलावा दैनिक कार्यों में शुभता बनाते हुए नए कार्यों का आरंभ कर सकते। वहीं ठीक इसके विपरीत अशुभता की स्थिति में हमें दैनिक कार्य में सावधानी और नए कार्यों को आरंभ करने से मना है।
ताराबलन का मुख्य सिद्धांत नवतारा चक्र पद्धति है। इसके अनुसार ग्रहों के 12 नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रीय ग्रह के फल देते हैं। 27 नक्षत्र 9 ग्रह, और 27 नक्षत्रों को 9 ग्रहों के से जोड़ा जाता है। 27 नक्षत्रों को क्रमबद्ध किया जाता है, सूची सारणीबद्ध की जाती है। 9 नक्षत्रों को समूह बनाकर 3 श्रेणी में रखे और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखते हुए और इनको जोड़ा जाता है नक्षत्रों से। यानी पहला जो भी नक्षत्र हर श्रेणी में होंगे, पहला यानी पहला 10वां 19वां, ये केतु देव पहला ग्रह से संबद्ध होंगे। दूसरा ग्रह शुक्रदेव बनते हैं, इन्हें हर सारणी में से, पूरी सारणी में से दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र यानी दूसरा जो नक्षत्र होगा वह इन शुक्रदेव से संबद्ध होगा। इसी तरह से 9वां 18वां 27वां नक्षत्र बुध देव से। और यह सारणी इस प्रकार बनती है। यह सारणी काफी उपयोगी है, इसे आप सहेज कर रख सकते हैं भविष्य के लिए भी। और इस सारणी में से हम चिन्हित करते हैं अपने जन्म नक्षत्र को और फिर शीर्ष की ओर बढ़ते हैं और अपने जन्म नक्षत्र को चिन्हित करते हैं। यानी हमारा जो जन्म नक्षत्र होता है वही पहला ग्रह बनता है, वहीं से गणना आरंभ होती है। उसके बाद खड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध तक यात्रा करते हैं, गणना करते हैं, फिर गणना आरंभ करते हैं केतु से, और जो हमारा जन्म ग्रह बनता है उसके ठीक पिछले ग्रह तक हम गणना करते हैं। इस प्रकार 9 ग्रहों तक की गणना होती है। और यहाँ पर आपको बता दें, पहला ग्रह जो भी बनते हैं वह जन्म ग्रह बनते हैं और हमारा जन्म जो होता है उसी ग्रह की महादशा में। यदि जन्म कुंडली में देखें तो विंशोत्तरी दशा को देखेंगे तो आपको यह लिखा मिलेगा, भोगांश, देशांश, बैलेंस, यानी कुछ अवधि लिखी रहेगी, माह, वर्ष, माह और दिन। यह हमें इस जन्म में भोगने। प्रश्न उठता है कि अगर दशावधि कोई भी ग्रह की अवश्य ज्यादा होगी, उसमें से इतना भोगना है, शेष का क्या हुआ? तो शेष हम पिछले जन्म में भोग कर रहा है। यानी आप उदाहरण देखें, इस जातक का जन्म सूर्य की महादशा में हुआ जिसकी दशावधि 6 साल होती है। विंशोत्तरी दशा के अनुसार दशावधि 1 साल 11 महीना 15 दिन है। यानी इस जन्म में 1 साल 11 महीना 15 दिन इन्हें भोगते हैं। शेष जो अवधि हुई वह 4 महीना 15 दिन यह पिछले जन्म में जातक भोग कराया है। तात्पर्य कि जिस जन्म में जिस ग्रह के नक्षत्र में जिस ग्रह के महादशा में इनका जन्म हुआ है उसी ग्रह की महादशा में पिछले जन्म में मृत्यु भी हुई है। और चूंकि पहले ग्रह का संबंध पिछले जन्म की मृत्यु इस जन्म के जन्म से है, इसलिए इसे पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। और फिर पहला ग्रह को पीड़ा की श्रेणी में हो गया, जन्म ग्रह बना। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो होते हैं ये शुभकारी होते हैं, और तीसरा, पांचवा, सातवां ये अशुभकारी होते हैं। और इस प्रकार हम इस सारणी में से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह को चिन्हित करके शुभ ग्रहों की श्रेणी में उसे रख सकते हैं, और वहीं तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह को चिन्हित करके अशुभ ग्रहों की श्रेणी में उसे रख सकते हैं। तो अशुभ शुभ ग्रहों की लिस्ट और अशुभ ग्रहों की लिस्ट हमारे पास उपलब्ध हो गई। तो अब ये बताएं कि योजनाबद्ध तरीके से शुभ ग्रहों की दशा अंतरदशा में शुभ कार्यों का निष्पादन करके क्या हम शुभता सुनिश्चित नहीं कर सकते? कर सकते हैं। वहीं अशुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक अशुभ ग्रहों के दशा अंतरदशा में हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं। जन्म कुंडली में शुभ ग्रह जहां बैठे हैं उसके अनुरूप कार्य करने से हमें उस क्षेत्र से संबंधित शुभता प्राप्त हो सकती है। संपत्ति ग्रह जहां बैठा हो तो उस ग्रह, भाव और राशि से संबंधित कार्य करने से संपत्ति का लाभ हो सकता है। उसी तरह से शुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक चाहे कहीं का भी, घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार का हो, समाज का हो, संसार का हो या कार्यस्थल का हो, तो व्यवसाय स्थल का, कहीं कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो शुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक है हमारे लिए हमेशा सुखकारी होगा। ठीक इसके विपरीत अशुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक कोई भी हो हमारे लिए पीड़ादायक ही होंगे, बाधक ही होंगे, अति पीड़ादायक ही होंगे, यानी अशुभ ही। इस प्रकार हम विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक को से अपेक्षा उसी अनुरूप कर सकते हैं और उसी अनुरूप आगे बढ़ सकते हैं, सुखता जीवन में सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए नवतारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति है, काफी उपयोगी पद्धति है, और इसकी उपयोगिता, इसकी महत्ता को समझते हुए
हमने यूट्यूब पर अलग से वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा भाई हनुमान की कुंडली की चर्चा की है। आप उसे देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं। हाँ, ताराबलम के कुछ, सॉरी, नौ तारा चक्र पद्धति के विभिन्न जो ये है सूत्र और असूत्र, उसकी सूची क्या तो वे कार्य करते हैं। ये आपके उपयोग के लिए है, आपके सुझाव के अनुरूप हमने यह इसे रखा है। अब वापस चलते हैं ताराबलम। आज का चंद्रमा का नक्षत्र गोचर जो कर रहे हैं वह किस किस राशियों में। जी हाँ, चंद्रमा का गोचर आज प्रातः 6:28 तक चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है। उसके बाद भट्टी नक्षत्र में 4 बजे के आसपास तक वे भरणी नक्षत्र में होते हैं, फिर कृतिका में जाते हैं। तो चलिए आज की चर्चा यही 2 नक्षत्रों पर करते हैं, क्योंकि ज्यादा पोर्शन इसी में है। आज का दिन यदि कहे तो रोहिणी, हस्ता, श्रवण और मृगशिरा, चित्रा, श्रविष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज का दिन शुभ नहीं है। और वहीं कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, प्रसार नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज का दिन शुभ। और इस प्रकार हम आपके समक्ष ताराबलम की प्रस्तुति रखी। अब आपको हम ले चलते हैं, जी हाँ, अब आपको ले चलते हैं राशि के अनुसार आज का दिन कैसा है। चंद्रमा, आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन नहीं है, चंद्रमा मेष राशि में है। और इस अतएव मेष राशि में होने के कारण जहां मंगल मौजूद है, और विभिन्न राशियों में जन्म जातक के लिए आज का दिन कैसा है। मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। शेष राशि की शुभता के संकेत नहीं है। चौथे भाग में आपका स्वागत है। चौघड़िया एक प्रकार का भौतिक ज्योतिष तो बड़ा शुभ काल दर्शाता है। किसी भी कार्य को इसका करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य कोई भी कार्य हम करते हैं जीवन में शुभता चाहते हैं, और शुभता चाहने के लिए यह कार्य में शुभता चाहते हैं, और यह उसमें चौघड़िया हमें मार्गदर्शन का काम करता है। चाहे वो कार्य पूजा पाठ से संबंधित हो, पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, या कोई भी कार्य। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता, किंतु कार्य में तो शुभता चाहता है, इसलिए कम से कम चौघड़िया चलती। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में हमने अलग अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है। संक्षिप्त चर्चा यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं। कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, और किंतु साप्ताहिक दिनों से संबद्ध करने के लिए 7वीं चौघड़िया का नामकरण हुआ। 8वां चौघड़िया जो आरंभ का चौघड़िया होता है, वही अंत का चौघड़िया होता है। इस प्रकार 8वां चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो गया, और साप्ताहिक दिनों का के शासक ग्रह अलग अलग 7 ग्रह बनते हैं, जिन्हें जो अलग अलग कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए विशेष फलदायी होते हैं, अच्छे माने जाते हैं, लाभदायक होते हैं, और ये इनकी उपयोगिता अलग अलग क्षेत्रों में। इसलिए चौघड़िया का भी संबंध साप्ताहिक दिनों से, उनके शासक ग्रहों से या उनके द्वारा निमित्त कार्यों से हो जाता है। जब भी हम चौघड़िया को देखें तो यह जरूर सुनिश्चित करें कि जिस चौघड़िया का उपयोग हम करने जा रहे हैं वह कहीं अशुभता से अधिक व्याप्त तो नहीं है। दिन में राहु काल, काल बेला, वार बेला से ग्रसित हो सकता है चौघड़िया, और रात्रि में काल रात। अनुभव के आधार पर इस प्रस्तुति को प्रस्तुत करते करते हमने पाया है कि दिन में सूर्यदेव का प्रभुत्व होता है, और सूर्यदेव और शनिदेव में कटुता रहती है, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल विरासत। वही रात्रि चंद्रमा का प्रभुत्व, बुध देव नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित होता है। और इस प्रकार ये दोनों परमानेंट सुविधाएं आपके लिए हमने समक्ष रखा। शनि का चौघड़िया, ऐसे भी शनि पापी ग्रह है, इन्हें काल के रूप में चिन्हित किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य इस चौघड़िया में नहीं करना चाहिए, किंतु शनिदेव शनिदेव न्याय के देवता है, कर्म के देवता है, इसलिए सत्य, निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर्म करते हुए धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए काफी लाभदायक होते हैं। मंगल देव क्रूर और अनिष्टकारी, कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन शत्रुहंता मंगल देव होते हैं। युद्ध क्षेत्र में शत्रु को पराजित करने के लिए इनका उपयोग
परंतु आज के क्षेत्र में ज्योतिष देश काल परिस्थिति पर कार्य करता है, और आज के संदर्भ में यदि कहें तो शत्रुहंता हर व्यक्ति अपने ही नजदीक के लोगों से को ही पराजित कर आगे बढ़ सकता है। जी हाँ, विद्यार्थी सहपाठी को, नौकरी पेशा वाले, सहकर्मी को, व्यवसाय करने वाले, उनके नजदीकी जो व्यवसायी हैं उन्हें जब तक पराजित नहीं करेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इस प्रकार मंगल सभी तरह से उपयोगी होते हैं। और अंत में अगर कहें अपना शरीर भी, इस शरीर में जो रोग हैं उनको जब तक हम पराजित नहीं करेंगे स्वस्थ नहीं रख सकते, या स्वस्थ नहीं रख सकते, स्वस्थ नहीं हो सकते। इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता काफी। चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज दिन शुक्रवार चढ़ चौघड़िया से दिन आरंभ है, चढ़ चौघड़िया से दिन समाप्त है, और रात्रि का रोग चौघड़िया से दिन आरंभ है, रोग चौघड़िया समाप्त है। अमृत चौघड़िया जो 8:24 से 10:07 तक है वह वार वेला से ग्रसित है, और काल चौघड़िया जो 10:07 से 11:49 तक है वह राहु काल और काल वेला से। वहीं रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया जो 9:15 से 10:32 तक है वह काल रात्रि से। इस प्रकार चौघड़िया की स्थिति मैंने आपके समक्ष रखी। अब चलते हैं अंकों की दुनिया में। अंकों को पहचानना, उन्हें जानना, उन्हें समझना यह नितांत आवश्यक है, क्योंकि अंक जन्म लेते ही जिस प्रकार सांस की प्रक्रिया चलती है उसी प्रकार ये कार्य करते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं, और ये अंक होते हैं 1 से 9 तक। 10वां अंक नहीं होता, शून्य को गणना में नहीं लेते, और चूंकि एकल अंक में प्रयोग होते हैं, एकल अंक को ही जानना, पहचानना, उन्हें समझना, उनका सही ढंग से उपयोग करना है। इसलिए जब भी 2 अंकों का समूह या 2 से अधिक अंकों का समूह होता है तो उसे प्रयुक्त सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर देते हैं। 1 से 9 तक के अंक शून्य को गणना में नहीं लेते। 5वां अंक जो होता है मध्यकांक होता है, यह संतुलित करता है अपने से पहले और बाद में आने वाले अंकों को। ये अंक 1 से 9 तक जो होते हैं इनके शासक ग्रह अलग अलग होते हैं, और इन शासक ग्रहों की अलग अलग तत्व गुण ऊर्जा होती है जो इन अंकों में भी समाहित होती है। और इसलिए अंकों की दुनिया में इन अंकों को विशेष नाम से पुकारा जाता है, जिसकी सारणी आपके समझ में। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार दे देते हैं, और वह होता है जन्म तिथि के, जिसमें तिथि माह और वर्ष होते हैं। तिथि हम खुद होते, इसलिए इसे मूलांक कहा जाता है। तिथि माह और वर्ष हमारा तिथि माह और वर्ष हमारा भाग्यांक कहलाता है। जी हाँ, इसे डेस्टिनी नंबर भी कहा जाता है, और बोलचाल की भाषा में मूलांक को ड्राइवर कहते हैं, कंडक्टर इसे कंडक्टर हम भाग्यांक को कहते हैं। तिथि तिथि हम खुद होते, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व होता है, और तिथि माह जब जुड़ते हैं तो वह एटीट्यूड नंबर या इसे अचीवमेंट नंबर भी कहा जाता है, और वह हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। एंजल नंबर वर्ष के अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करके पुरुष के लिए 11 से उसमें घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं। जब भी गणना में 11, 22, 33 कहीं भी आते हैं तो वह पूर्व जन्म के आत्मा से मास्टर नंबर इसे कहलाता है। पूर्व जन्म के आत्मा में हमने जो शॉर्टकट अपनाया था, इस जन्म में कठिनाई हमें फेस करनी है, और उसे थोड़ा सा कठिनाई का रास्ता अपनाते हुए हमें उसकी परीक्षा देनी है और उसे कर्म को करना है। वही 13, 14, 16, 19 जब भी होता है तो पूर्व जन्म के ऋण से संबंधित है। 13, 14, 16, 19 यह पूर्व जन्म के ऋण से संबंधित है, और यह पूर्व जन्म के ऋण को इस जन्म में कर्म करके हमें इसकी ऋण की चुकता करनी। जब हमने एक गूगल से एक जन्म तिथि लिया है, यह जन्म तिथि हमने गूगल से लिया है, और इस गूगल का पे देने का जो उद्देश्य है शैक्षणिक। जिनकी जन्म तिथि आज है इनका मूलांक 3 होता है, भाग्यांक 6 होता है। याद रखें, ड्राइवर और कंडक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ज्योतिष में, और इसी की धुरी पर पूरा ज्योतिष घूमता है। इसलिए ड्राइवर और कंडक्टर ये आपस में शत्रुवत नहीं हो। अगर होते हैं तो कल्पना कीजिए बस के ड्राइवर और कंडक्टर की शत्रुवत हो जाए, बस का चलना कितना मुश्किल। उसी तरह से ये ड्राइवर और कंडक्टर शत्रुवत हो गए तो फिर हमारे लिए जो जीवन है वो स्ट्रगल का होता है। जीवन की यात्रा के दौरान यदि इन अंकों का हम ड्राइवर और कंडक्टर के अंकों का यदि शत्रु अंक ले आते हैं तो वहां से बात होती है। इसलिए अंकों को जानना, उन्हें समझना, उन्हें पहचानना और उनका सही ढंग से उपयोग करना नितांत आवश्यक है, और यही इस उद्देश्य
यही इस प्रस्तुति का उद्देश्य है। जब हम ईश्वर जो हम जन्म तिथि देते हैं उसमें से कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं 1 से 9 तक के अंक, क्योंकि हर अंकों का ये अलग अलग ऊर्जा, अलग अलग गुण, अलग अलग तत्व होते हैं। और ऐसी स्थिति में कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारे जन्म तिथि में अनुपलब्ध, यानी उस अंकों से संबंधित जो गुण तत्व ऊर्जा है उसकी कमी हमें हमेशा पाई जाती है, और हमें उसका उसे उपाय करके उस अंक को लाना चाहिए, बशर्ते कि वो ड्राइवर कंडक्टर का शत्रु नहीं। तो चलिए आइए और जानने का प्रयास करते हैं इनके शत्रु, इनके कौन कौन से अनुपलब्ध अंक है, और कैसे कौन कौन से अंक 3 बार से ज्यादा प्रयुक्त हुए हैं। क्योंकि कब जब भी चाहे अंक सकारात्मक ही क्यों न हो, 3 बार से ज्यादा जब रिपीट होते हैं तो वह हमारे लिए अशुभकारी होते हैं। मूलांक ही क्यों न हो, यदि वह आपस का ही दुश्मन हो तो अशुभकारी होते हैं। आइए आपके समक्ष में सारणी रखिए। 4, 7, 8 इस व्यक्ति के ये मिसिंग अंक है, यानी 4, 7, 8 से संबंधित जो गुण तत्व और ऊर्जा है इसकी कमी में। साथ ही साथ आप देखें 3, 2 और 1 ये 2 बार प्रयुक्त हो चुके हैं, और 6 3 बार प्रयुक्त हो चुके हैं। इसलिए 6 का जो भाग्यांक इनका है इसका अधिक अब लाना इनके लिए अच्छा नहीं है। भाग्य इनके लिए भाग्यांक जो है उतना अच्छा नहीं। 9, 5, 11 यह समूह जो है विल पावर का है, आत्मबल इनका बताता है सब। वहीं सोचने की शक्ति 33%, यह सभी और अन्य जो अंक इनके पास उपलब्ध है उसके अनुसार है। अब प्रश्न उठता है, यदि जन्म दोनों आपस में शत्रुवत हो तो इन्हें ठीक कैसे किया जाए। इसके लिए कुछ अंक ऐसे अंक की व्यवस्था की जाती है जो दोनों के मित्र, ताकि ये दोनों ठीक से सुचारू रूप से कार्य कर सके। और इसके लिए हम सहारा जो विभिन्न प्रस्तुतियों में कर चुके हैं, ईश्वर हमें जन्मतिथि दिया और धरती के ईश्वर नाम माता पिता। माता पिता नाम देते हैं, दोनों स्थायी होते हैं, दोनों बदलते नहीं, इसलिए नाम ही एक सहारा। और अंक ज्योतिषी नाम का ही सहारा लेते हैं और उस नाम में कुछ फेर बदल करके सुनता लाते हैं। अब नाम यदि शत्रु अंक हो जाए फिर परेशानी। नाम का पहला अक्षर भी काफी ऊर्जावान होता है, इसलिए नाम का पहला अक्षर भी उसे हमें ऊर्जा, वह भी शुभ अंक देना चाहिए। यहाँ पर आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा, नाम में तो अक्षर होते हैं, यहाँ अंकों की चर्चा क्यों। जी हाँ, हर अक्षर के अंकीय मूल्य होते हैं, इसलिए नाम में प्रयुक्त हुए सभी अक्षरों को उसके अंकीय मूल्य में परिवर्तित करके तब गणना इस जातक का जो हमने जन्म कुंडली दिया है, इनका नाम ई श्रीधर है, श्रीधरन। ये एक इंजीनियर थे, अपने समय विख्यात इंजीनियर थे। इनका नाम का जो वॉवेल है वह ज्यादा है, कॉन्सोनेंट कम है, जो कि शुभ है। अब इनके चलिए आइए देखें, इनका मूलांक 3/6, नामांक इनका 2 पर आ रहा है और नाम का पहला अक्षर 5 दे रहा है। चलिए आइए देखते हैं अंकों की शुभता शुभता। 1 के 8 दुश्मन, इनके दुश्मनों के अंक की सूची आपके समक्ष प्रस्तुत। 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 4 के 8, 8, 9, 4, 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 8, 9 के 6, 4, 2, 8, 9। इस प्रकार आप देखें 3 और 6 आपस में शत्रुवत। जी हाँ, 3 और 6 आपस में शत्रुवत है, इनके मूलांक और भाग्यांक आपस में शत्रुवत, और इनका जो 2 अंक है यह 3 के साथ मित्रवत तो जरूर है, 6 के साथ भी मित्रवत, इसलिए नाम इनका बैलेंस कहा जा सकता है। और 2 इनका जो कि 2 बार आ चुका है, इसलिए तीसरा बार लाना परेशानी को बन सकता है, इसलिए कोई अंक इनकी अंक अन्य अंक की व्यवस्था करते हैं। जब भी इस इन अंकों को संतुलित करने का प्रयास करें तो जब भी ये देखें तो ये रिपीटेशन अंक, क्यों इन अंकों का शुभ नहीं होता। 4, 7, 8, 9, क्योंकि 4 अपने के ही दुश्मन, 7 अपने के ही दुश्मन, 8 अपने के ही दुश्मन, 9 अपने के ही दुश्मन। अन्य अंक तो बाद में दुश्मन होंगे, पहले वो खुद अपने के दुश्मन। इसलिए कभी भी व्यवहारिक जीवन में इन अंकों का रिपीटेशन चाहे गाड़ी संख्या, मोबाइल संख्या आदि में न हो तो बेहतर है। आपके समक्ष हमने रखा है हर अंकों का शत्रु अक्षर भी, जो कि नाम, शहर का नाम, बिल्डिंग का नाम आदि के लिए आपके लिए उपयोगी है। इसके साथ ही
हमने अभी तक देखा अंक कैसे कार्य करते हैं। वर्ष के अंक को कैसे निकालें, इसके लिए जन्म तिथि में से वर्ष के अंक को निकालकर हम वर्तमान वर्ष को रखते हैं और फिर वो देखते हैं अंक आपस में कैसे सूची रखते हैं। तो इनका रनिंग एज 4 है, 4 है, और पर्सनल ईयर 1 आता है। और ये पर्सनल ईयर 1 आपस में 4 1 आपस में मित्रवत है, और जो भाग्यांक का मूलांक है उसके भी मित्रवत। जी हाँ, इसलिए यह वर्ष अच्छा बीतने की संभावना है। इस प्रकार हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं, अंक बोलते कैसे हैं। आज का अंक एक, और ये एक राजा का अंक होता है, सरकार का अंक होता है। यह किस सभी से समान भाव रखते हैं, लेकिन इनसे शत्रुता रखते हैं न्यायालय, अधीनस्थ। इसलिए आज का दिन सभी के लिए अच्छा है, केवल एक अंक को छोड़कर 8 अंक वाले। 8 17 26 तारीख को जिनका जन्म तिथि हुआ है, जन्म है किसी भी माह का, उनके लिए यह अंक पेशकर नहीं। उन्हें सावधानी बरतना चाहिए, स्वास्थ्य के प्रति चिंता करनी चाहिए। जी हाँ, इसी के साथ हम अंक बोलते हैं इसकी सीरीज से समाप्त होती है। और अब आपके लिए हम सारांश लेकर आए हैं पूरी प्रस्तुति का। यह आपके ही सुझाव के अनुरूप है। पंचांग का स्मरण श्रवण और अनुसरण नितांत आवश्यक। अंकों को अपने ग्रहों को पहचाने समझें और अपने अनुरूप उसके अनुरूप कार्य करें। अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से करके सुनिश्चित करें। और नक्षत्रों के संकेत महत्वपूर्ण होते हैं। विपद प्रत्यरिवद शुभ, संपत क्षेम साधक मित्र प्रतिविधि ये शुभ होते हैं। यह इनके अनुरूप कार्य करें। चंद्रमा मन का कारक होता है, राशियों में भ्रमण हम सबको प्रभावित करते हैं। चौघड़िया का मार्गदर्शन हमारे लिए हितकारी होता है। जी हाँ, चौघड़िया का मार्गदर्शन हमारे लिए काफी हितकारी। और अंत में अंकों का चमत्कार। अंकों को समझें, पहचाने, जीवन में सही अंकों को चयन कर सकारात्मकता सुनिश्चित करें। इसके साथ ही हम आपके लिए यह प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, ज्ञानवर्धक रही होगी, और यह महत्वपूर्ण आपके लिए साबित। यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, और साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, दर्शकों के संग, ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। और आज इतनी ही। आज हम आज के देवता शुक्रदेव, हाँ, जाने के पूर्व हम आपसे आग्रह करेंगे कि यदि कोई सुझाव आपके मन में हो आया हो इस प्रस्तुति को बेहतर बनाने में, आप हमें YouTube के कमेंट बॉक्स में सुझाव देकर हमें हम, हमें हमारी मनोबल को बढ़ाएं और सहयोग करें प्रस्तुति को बेहतर बनाने। इसके साथ ही दिवस के देवता शुक्रदेव, जी हाँ, दिवस के देवता शुक्रदेव माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे आपका दिन। जय माँ लक्ष्मी, जय शुक्रदेव।